अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात करने जा रहा हूं एक प्रोडक्ट के हवाले से जो कि हम दिन के औकात में या दोपहर में या शाम में जब भी चाय पीते हैं तो उसके साथ ज़ीरा प्लस का जो एडिशन पैक, नया पैक आया है, एडिशन गुफ्तगू एडिशन पैक, वो हम खाना बिल्कुल भी नहीं भूलते, जो कि हमारी चाय का मज़ा भी दुबाला कर देता है। और जैसे कि आप मेरी टेबल पर भी देख रहे हैं कि जो 2 ज़ीरा पैक हैं वो इस वक्त मेरी टेबल पर भी मौजूद हैं, और ये एक स्पेशल एडिशन है जो कि मेरे लिए ज़ीरा प्लस टीम की तरफ से भेजा गया है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि वो दिखा सके कि इस पर मेरी पिक्चर भी लगी हुई है। और इसकी खासियत भी यही है, इसकी खूबी भी यही है कि आप अपनी पिक्चर भी अब इस पैक पर ऐड करवा सकते हैं। और जिस तरह से अब ये मेरी पिक्चर यहाँ पर ऐड है, इस पर एक QR कोड मौजूद है। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद आप ये पिक्चर अपनी या अपने किसी भी दोस्त की, अपने किसी रिलेटिव की पिक्चर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद आप उनको ये बड़े मज़े के गिफ्ट भी भिजवा सकते हैं। बड़ा अच्छा एक जेस्चर है जो कि आप अपने दोस्तों को, फैमिली में भी भिजवा सकते हैं। और जो ये गुफ्तगू एडिशन पैक नया एडअप किया गया है ज़ीरा प्लस की इस फैमिली में, तो इसके थ्रू हमारी जो चाय का मज़ा है वो भी बड़ा दुबाला हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो नया एडिशन बनाया गया है जिस पर आप अपनी पिक्चर अपने रिलेटिव की, अपने फ्रेंड्स की या अपने बच्चों की एडअप कर सकते हैं, तो ये उनको भी शायद एक बड़ा अच्छा जेस्चर होगा जो आप उनको भी दे सकते हैं। खैर, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तानी मजदूर का एजाज, 5 मुख्तलिफ मुकाबलों में 5 गोल्ड मेडल्स। पाकिस्तान में ओपन हार्ट सर्जरी की जगह जदीद ऑपरेशन किया जाने लगा। वो आम आदत जिसकी वजह से बच्चे ऑटिज्म डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और आपकी मुलाकात कराएंगे उभरते हुए गुलकार जरताज हसन से। प्रोग्राम के आगाज में हम बात करने जा रहे हैं ओपन हार्ट सर्जरी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि ना दिल चीरने की जरूरत है, ना ही सीना चाक होगा। सिंध के बाद अब पंजाब में भी हार्ट की ओपन सर्जरी किए बगैर अमराज़े कल्ब का जदीद ऑपरेशन मुतारिफ करवा दिया गया है। इंसानी जिस्म में दिल बड़ा अहम उज़्व है। दिल के धड़कने से ही जिस्म को खून के जरिए ऑक्सीजन और तवानाई मैसर आती है। दिल पंप करता है तो दिमाग को भी ऑक्सीजन जाती है। लाहौर में डॉक्टर परवेज चौधरी ने ओपन हार्ट सर्जरी या दिल के बाईपास के बगैर एक खास आले से दिल की नाकारा शरेआन दुरुस्त करने का कामयाब तजर्बा किया है। इससे पहले डॉक्टर परवेज चौधरी यह कामयाब तजर्बा कराची में भी कर चुके हैं, जिस पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। पाकिस्तान में ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर दिल के मरीजों में एक उम्मीद भी पैदा हुई है। ये सर्जरी कैसे सर अंजाम दी जा रही है, इस पर खर्च कितना आता है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हार्ट सर्जन डॉक्टर परवेज चौधरी ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि दिल को चीरे के बगैर किस तरह से ये जदीद जो एक टेक्नोलॉजी है, ये ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है? जी, ये ऑपरेशन किया जाता है साइड से, चेस्ट नहीं ओपन की जाती। ठीक है। बिफोर आई गेट टू दैट, इफ यू गिव मी 1 मिनट, कि ये किया क्यों जाता है, कि हार्ट सर्जरी होती क्यों, कि हम सबसे ज़्यादा फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन आई लाइक टू मेंशन दैट, आई विल टेक लेस देन 30 सेकेंड्स, कि बाईपास किया उस वक्त जाता है जब आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त भी 17% मौत इस वजह से हो रही है। सबसे नंबर 1 काज डेथ ये है। ठीक है। अगर 45 साल के ज़्यादा लोगों उम्र के लोगों को अगर आप देखें तो 30% ऐसे लोग ज़रूर हैं उससे ज़्यादा जिनको ये हार्ट अटैक होगा। इनकी ट्रीटमेंट होती है, या तो हम मेडिसिन देते हैं, या इनमें स्टेंट डाली जाती है, या पुराना जो कन्वेंशनल वे है कि चेस्ट ओपन करके किसी की भी मल्टी वेसल हो या लेफ्ट मेन एक छोटी सी मेन आर्टरी होती है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो तो उसका बाईपास ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। अब बाईपास करने का तरीका ये 1960s में हार्ट सर्जरी शुरू हुई थी, तो आज तक यही चला आ रहा है, सीना चाक करना। हमारी बॉडी जो है ना इस रिब केज पे खड़ी होती है, जब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ते हैं, तो काटते हैं दरमियान से, फिर इसको हीलिंग का टाइम देते हैं। ये तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस है। ठीक है। अब 3 महीने 60 to 70% हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जो 3 महीने घर नहीं बैठ सकते, वो घर चलाते हैं जी, तो वो घरों से निकल जाते हैं। कई लोगों को ओवर 50% लोग घर बैठे बैठे 3 महीने में मेजर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरी लाइफ अब एंड हो गई। मैंने क्या, जो कराची में भी मैं करके आया हूँ और इधर भी अभी मेरे शागिर्द भी शुरू कर रहे हैं, कि आप चेस्ट नहीं ओपन करते बिल्कुल। ठीक है। वही बाईपास ब्रेस्ट के नीचे 2 से 3 इंच इंसिजन करके
रिब्स के दरमियान कोई रिब काटनी नहीं, तोड़नी नहीं, रिब्स के दरमियान से आप ऑपरेशन मुकम्मल, वही उतना ही ऑपरेशन। उसका फ़ायदा ये है कि चौथे से 5वें दिन जब पेशेंट घर जाता है तो उसको सिवाय पेन कंट्रोल के और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। मामूली पेन, वो भी एक स्किन कटी हुई है, स्किन का पेन, जिस तरह आपको किचन में चाकू वगैरह कोई नाइफ लग जाए तो उसकी होता है। तो ये 5वें से 6ठे दिन आप जो जॉब कर रहे हैं, यानी 1 हफ्ते के बाद सर्जरी के, ओपन हार्ट सर्जरी के 1 हफ्ते के बाद आप ये जॉब कर सकते हैं। आप गाड़ी खुद चला के आ सकते हैं। ठीक है। आप अपनी जॉब पे चले जा सकते हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा, पाकिस्तान में इन्फेक्शन बहुत कम है, ज़्यादा है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि हम कोई हड्डी नहीं काट रहे, किसी को ब्लड सप्लाई नहीं कर रहे, मसला कोई, ठीक है, मसल काट के, स्किन काट के उसके दरमियान से जा रहे, तो इन्फेक्शन इसका ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है। तो ये जो सबसे बड़े, ब्लड इनको ज़्यादा कम ट्रांसफ्यूज होता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना कि हमारी पब्लिक स्पेशली थर्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इस पर कितना एक्सपेंस आ जाता है, और ये हमारे यहाँ जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर अभी ये तरीका इलाज शुरू हुआ है या अभी इस पर सिर्फ डिस्कशन चल रही है? बहुत सारे सेंटर्स ने इंस्ट्रूमेंट खरीदे हुए हैं। इसके सबसे बड़ी कॉस्ट है ना, जो कास्ट इसकी इंस्ट्रूमेंट है। अभी मैं जो इंस्ट्रूमेंट साथ लेके आया हूँ अमेरिका से, मैं अमेरिका का ही पढ़ा हूँ, तो वो यानी मिनिमम 3-4 करोड़ रुपए आपका लगता है कि उसको सेट करें। ठीक है। प्राइवेट में ज़्यादातर हॉस्पिटल ये इतना खर्चा कर नहीं सकते, तो उनमें नहीं हो रहा। फिर टेक्निकली ये वेरी डिफिकल्ट है, बंदे को लर्न करना जरूरी होता है। तीसरा, हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स भी बहुत इन्वॉल्व है। जो ऊपर बैठा हुआ है वो उसको खुद तो आता नहीं, इस उम्र में वो खुद प्रोफेसर है, जाके सीखना नहीं चाहता, तो नीचे वालों को इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके दे रहे, उनको आज़ादी नहीं दे रहे। तो बहुत सारे इसके हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास शागिर्द सीख रहे हैं, तो उनको सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। आपने कास्ट का क्वेश्चन किया जी, तो कंपैरिजन में मैं आपको दूंगा घुटने का। मैं अक्सर दोस्तों के साथ मजाक करता हूँ, ये हमारा हार्ट सर्जरी का जोक है कि घुटना अल्लाह मियां ने बनाया क्यों, चलो एल्बो का हम किसी को मार तो सकते हैं ना, घुटना के क्या काम है। और घुटना आजकल अगर आप रिप्लेस करें तो 15 से 20 लाख में एक एवरेज हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है। ये इसका बेस तकरीबन 10 लाख से स्टार्ट होता है। ये सारी की सारी ओपन हार्ट सर्जरी वही उसी में, और तकरीबन इतने में ही ओपन हार्ट सर्जरी पहले लोग कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा नहीं हमने कास्ट रखी हुई कि बंदा बेरना। ठीक है। हाँ, अब अगर आप इंडिया में यही जाके कराएं तो इंडियन के लगेंगे आपको कम से कम 1 मिलियन इंडियन 1 मिलियन। ठीक है। बल्कि उससे भी ज्यादा ले रहे हैं, वो इंडियन ले रहे हैं। ठीक है। तो हमने कास्ट उसकी बहुत ज्यादा कम रखी है, और टारगेट यही है मेरा इंशाल्लाह कि 2025 तक पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में ये प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 5 साल पहले आपने ये तरीका इलाज मुतारिफ करवाया था, तो अभी भी फिर हमारे सिस्टम में आने में इतना टाइम इसको फिर इतना ज्यादा क्यों लग रहा है? अगर एक अच्छी चीज है, पेशेंट्स के लिए भी अच्छी चीज है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाँ जी, अगेन टू थिंग्स, इसको स्टार्ट करने की कास्ट, ठीक है, इसकी टेक्निक, और थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। ठीक है। और बाहर के ममालिक में अभी कंप्लीटली वो इस पर शिफ्ट हो चुके हैं या दोनों तरीकों से? दोनों से अभी तक भी हो रहा है। दोनों से हो रहा है, क्योंकि हार्ट सर्जन की लाइफ नॉर्मली सर्जन, हम रिटायरमेंट तो 60 कहते हैं ना, ये 70 से भी ऊपर कर रहे होते हैं। तो जो बाहर भी कर रहे हैं, जो नए यंग लड़के आ रहे हैं, जो जिन्होंने सीखा हुआ है, जैसे जैसे ये प्रमोट होगा, ठीक है, वैल्व की सर्जरी वहां पे 60-70% मिनिमली इन्वेसिव हो चुकी है। कैबेज तकरीबन 20-30% हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है बाहर भी। अभी हमसे आगे अभी पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में ये हो रहा है? मैं कर रहा हूँ उम्र में, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है। तो कराची में भी मेरा ख्याल है मेरा एक स्टूडेंट कर रहा है अभी, डॉक्टर हफीज। तो इस तरह थोड़े से मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये अपनाई है, लेकिन ट्रेन तो मैं वैल्व के लिए, वैल्व तो काफी सारे कर रहे हैं। वैल्व होता है राइट साइड से, ठीक है, वैल्व की रिप्लेसमेंट काफी कर रहे हैं। ये बाईपास जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी कम है। अच्छा, जिस तरह से ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमी के हालात भी उस तरह से खराब हो चुके हैं, तो सेहत कार्ड का हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सेहत कार्ड पर कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन पर जरा रिलीफ दिया जाता है, तो इस प्रोसीजर पर कोई रिलीफ है सेहत कार्ड पर? नहीं, सेहत कार्ड पे जब तक सेहत कार्ड का मैं अक्सर ये कहता हूँ जब भी जिक्र आता है, सेहत कार्ड हम करते हैं, टीचिंग के लिए करते हैं, और वो ओपन चेस्ट ही होता है उनका प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आप कास्ट में आ रहे हैं ना, अगर कास्ट सेहत कार्ड में सर्जरी जो हो रही है वो हर डिस्पोजेबल, हर चीज एक किस्म की मिनिमम करके, ठीक है, तो ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कॉर्नर कट
शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, रिस्क वाइज अगर हम देखा जाए तो जो ओपन हार्ट सर्जरी है, जैसा कि आपने भी बताया कि उसमें भी काफ़ी रिस्क होता है, इसमें रिस्क कितना होता है, उसकी क्या? इसमें रिस्क या उससे कम है या उसके बराबर है। ठीक है, डिपेंड करता है। सिर्फ ये रिस्क प्रोसीजर करने का नहीं होता जी, क्योंकि इसका ये है कि पेशेंट की अपनी कंडीशन क्या है। पेशेंट अगर किसी ऑर्गन फेलियर में है तो वो हाई रिस्क हो जाएगा। पेशेंट को अगर हार्ट फेल हुआ है पहले, उसने इंतजार किया है सर्जरी का, उसका भी मसला होगा, तो उनको भी ज़्यादा रिस्क। वरना अगर नॉर्मल पेशेंट, एवरेज पेशेंट आता है तो उसको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका एक फायदा फिर आप ये बता रहे हैं कि जल्द रिकवरी भी है, इन्फेक्शन वाइज भी हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन भी कम हो रहे हैं। 7 से 9 दिन ओपन चेस्ट सर्जरी के बाद पेशेंट एवरेज हॉस्पिटल में रहता है। इसका 4 से 5 दिन, तो पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल। ठीक है। उससे बाद घर जाके, जिस दिन घर जाए, अगर फीमेल की हुई है तो घर के वो हाउस होल्ड की जो काम कर रही थी, झाड़ू देना, खाना पकाना, बच्चों को संभालना, वो जाते ही कर सकती है। जिस दिन उसने डिस्चार्ज होकर घर जाना है कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और ये अब जो एक जदीद तरीकाकार अब हम देख रहे हैं दिल के ऑपरेशन का, इसमें जो हमारे दीगर ऑर्गन्स हैं वो कितने सेफ रहते हैं या वो किसी हद तक मुतासिर होते हैं? ये उसी तरह ऑर्गन को हम प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं, 2 चीज़ें हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। ओपन हार्ट सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो, एक तो हमने ब्लैडर में कैथेटर डाला होता है जो हमें बता रहा होता है मिनट बाय मिनट यूरिन कितना बन रहा है। ठीक है। अगर किडनी परफ्यूज हो रहा है, हमारा किडनी बहुत सेंसिटिव है, तो इसका मतलब पूरी बॉडी आपकी परफ्यूज हो रही है। दूसरा, हम उनका ब्लड प्रेशर लम्हा बाय लम्हा हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमें किसी ने रोका हुआ तो नहीं है ना। अगर फर्स्ट करो नए बंदे होंगे, उनका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा। जब मैंने आज से 15-20 साल पहले शुरू किया था तो कन्वर्जन रेट ज़्यादा था कि अगर आप उधर से नहीं कर पा रहे या पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है तो कन्वर्ट करके ओपन कर लें। ओपन किया जा सकता है। ठीक हो गया। और दिल के मरीज जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया जा सकता है या अभी नहीं? मैं खुद पीडियाट्रिक में ट्रेंड हूँ, लेकिन अभी तक मैंने पीडियाट्रिक शुरू नहीं किया। ठीक है। कराची में मैं पीडियाट्रिक सर्जन को ट्रेन कर रहा था। डॉक्टर मुबशर है फैसला अपने पेशावर के, वो अभी कर रहा है। तो पेशावर में 1-2 दोस्तों ने मिनिमली इन्वेसिव बच्चों में भी शुरू किया हुआ है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, जहाँ पे एजुकेशन इज़ आवर लास्ट प्रायोरिटी, वहाँ पे तो बच्चों का, मैंने आपकी उम्र के बच्चे देखे हैं फर्स्ट क्लास सेहतमंद, क्योंकि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उनको खेलने नहीं देखता साथ, उनकी शादी नहीं होती तो दफे ना हार्ट अटैक हो जाए, उसको जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल। तो वो बच्चों का अगर हो रहा है, और ये बड़ा पॉसिबल है बच्चों में, इजी डिड्यूरेबल है। ठीक है। लेकिन बच्चों में बाईपास नहीं होता, बच्चों में कंजेनिटल डिजीज होती है। ठीक है। हाँ, तो वो भी मैं सारी की सारी हार्ट सर्जरी मिनिमली इन्वेसिव करता हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रीजंस तो आपने बता दी कि क्यों अभी तक यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। बहुत से उसके मसाइल हैं, इकोनॉमी वाइज भी मसाइल हैं, कुछ पॉलिटिकल मसाइल भी हैं, लेकिन आपको फिर क्या लग रहा है कितने सालों के अंदर हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि ये प्रोसीजर भी हम आराम से कर सकेंगे, हमारे पास इतना ट्रेंड स्टाफ इसका भी मौजूद होगा? ट्रेन आपके स्टाफिंग और टैलेंट की मैंने इतने स्टेलर सर्जन पाकिस्तान में देखे हैं। आई मीन दे राइट पोएट्री इन द ऑपरेटिंग रूम, ब्यूटीफुल थिंकिंग एंड ब्यूटीफुल ऑपरेशन। लेकिन जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा और जैसे जैसे मेरा टारगेट इंशाल्लाह ये है, मैं जाता हूँ मुख्तलिफ सेंटर्स में, आई बिल्ड सेंटर्स और टीच करता हूँ मुख्तलिफ सेंटर्स पे। तो अभी मुल्तान में भी हो रहा है, RIC में डॉक्टर मुस्तफा से मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी शुरू करे, वो ट्रेंड है मेरी। तो ये इस तरह पेशावर में हो रहा है। लाहौर में हमने अभी शुरू किया। लाहौर ऑल्दो बीइंग एडवांस, दूसरों से थोड़ा हम पीछे हैं इसमें टेक्नोलॉजी में। ठीक है। लेकिन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इस पे टीचिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2-3 साल में या आप तक किसी भी शहर से करवा सकते हैं। ठीक है। और आप क्या समझते हैं कितना मजीद इसको कॉस्ट इफेक्टिव किया जा सकता है लोगों के हालात देखते हुए? क्योंकि जब भी किसी घर में कोई बीमारी आती है तो उनकी सारी जमा पूंजी फिर उस ट्रीटमेंट में निकल जाती है। हाँ जी। इसकी कॉस्ट इफेक्टिव के लिए जो मैं कर रहा हूँ, 3-4 कंपनियां 5 सियालकोट में जो इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट बाहर से खरीदना पड़ रहा है। ठीक है। तो अभी बहुत सारा काम हो रहा है। एक लाहौर में भी ये कंपनी, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ कि वो हमें डुप्लीकेट बना के दें। ठीक है। या जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है उसको तो कम से कम बना के दें। तो जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हमारे पास स्टेलर कारीगर हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बाहर जाते हैं यहाँ से बन के सियालकोट से, तो वो अगर हमें उसी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट देने शुरू कर दें जो कि चीपर है
तो फिर ऑटोमेटिकली ये रेट भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो इश्यूज हैं वो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें से आपने भी जिक्र किया है कि जो नौजवान हैं उनमें भी हैं, जो बूढ़े अफराद हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सडन डेथ हार्ट अटैक की वजह से ही हो रही है। क्या एक मेन कॉज आप पाकिस्तान में देख रहे हैं? हमारी डाइट नहीं ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, क्या ऐसे इश्यूज हैं? 3-4 चीज़ें आती हैं जो पाकिस्तान में। एक तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसमें थोड़ा सा आता है कि इनमें जेनेटिकली हमें ये बहुत है, हमारे जीन्स में आता है। जीन्स में आता है। नंबर 2, हमारी इंट्रा फैमिली मैरिजेस तो वो अगर इस फैमिली में आ रहा है, इस फैमिली में आ रहा है, कंबाइन होकर वो ज़्यादा हो जाएगा, यंग बच्चों में आ जाता है। ठीक है। 20s में मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है 21 ईयर ओल्ड, जिसको मैं ये ऑपरेट कर रहा हूँ। वो यंगेस्ट पेशेंट है जिस पे मैं करूँगा ये। इससे पहले मैं 24 कर चुका हूँ यहाँ पे। तो ये यंग पेशेंट में आना शुरू। दूसरा, हमारा सैनिटरी, हम जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते हैं ना, हम ये समझते हैं कि हमें तो कंबल ओढ़ने वाला भी एक बंदा रखना चाहिए। ठीक हम है। सिगरेट पीते हैं तो वो भी लेके कोई और आए, हमने चल के खुद नहीं जाना। ठीक है। तो सैनिटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड जो हम खाते हैं, इसका बहुत इफेक्ट है। लैक ऑफ स्लीप, जब आपकी बॉडी पूरी रेस्टेड नहीं है तो ये ट्रिगर करती है ऑटोइम्यून सिस्टम्स, इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है। तो जैसे ही वो होते हैं तो प्लैक बनने शुरू होते हैं, उसके साथ फिर कार्टनरी लोगों को स्ट्रोक भी होती है, आप देखते हैं। इसी तरह यंग एज में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें डॉक्टर के पास एक तो रेगुलर जाना चाहिए। एक तो हमने डॉक्टर को ऐसे समझा है कि जिस दिन इस बॉडी से आवाज़ आएगी उस दिन हमने डॉक्टर के पास जाना है। एक्चुअली ये हमारी बॉडी ऐसे ही है जैसे आपने कहा है। आप जब मैं आया हूँ, मुझे सलाम करना है या उठ के मिलना है या गले मिलना है, ये जिस बंदे ने सोचा है वो आप है। ये बॉडी उसको मिली हुई है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, ये बॉडी उसको मिली हुई है। अब इसने उसकी टेक केयर करनी है। हम उसकी अपने बॉडी की तरफ, बॉडी को हम अपना आप समझ लेते हैं, इसको कुछ नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा तो कुछ नहीं है। लेकिन इसकी मेन काजेज जो है उनमें से कोई भी दर्द नहीं करती। डायबिटीज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, साइलेंट किलर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे। और हमारे पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें स्मोकिंग अभी तक इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल। दुनिया में हर मुल्क में डिक्रीज हो रही है। हमारे बच्चों में स्मोकिंग इंक्रीज हो रही है, हमारे बच्चों में ड्रग्स इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी अल्टीमेटली उसी पे इफेक्ट। ठीक है। और अगर हम खुराक के हवाले से बात करें तो जो हमारी खुराकें हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में जब हम देखते हैं, या लाहौर की, गुजरांवाला की, ऐसे शहरों की बात करते हैं जहाँ पर दिन का आगाज ही देसी खानों से होता है, वो कितना मेन कॉज है? जैसे निहारी हैं, पाए हैं, डेली बेसिस पर खाए जाते हैं। मैं जब भी दोस्तों को, पेशेंट्स के साथ भी मैं यही बात करता हूँ। मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ कि आज के बाद आपने ये नहीं खाना और इसको नहीं हाथ लगाना इसको। पिछले दिनों ईद पे भी मैं कह रहा था तो काफ़ी लोगों ने, मुझे दोस्तों ने कॉल भी की, 3-4 पाव गोश्त आप वीक में खा लें, ठीक है, वो आपकी प्लेट में जितना ऐसा है ये वही ना हो। लेकिन अगर 4-4 किलो अगर खा रहे हैं तो वो तो है ना। मेरे पास एक पेशेंट ऐसा भी है जो 5 किलो गोश्त, 120 किलो उसका वजन था। अच्छा। अल्लाह उसको खुश रखे, फर्स्ट क्लास उसकी सर्जरी हुई, वो ठीक ठाक रह रहा है अभी, उसने काफ़ी वजन कम कर लिया है। लेकिन जब हम इस तरह बेताशा खाते हैं कि खाने कोई मर्जी बनाए हो, तो खाने का मैं अक्सर सिस्टम ये बताता हूँ। माइकल फेल्प हुआ है अमेरिकन, एक उसने ओलंपिक्स चल रहे हैं तो उसमें 8 गोल्ड मेडल उसने लिए थे एक बंदे ने। उस बंदे की खुराक ये थी कि एक वक्त बैठ के वो 18 बर्गर खा देता था। अच्छा। लेकिन 18 घंटे वो स्विमिंग करता था हर रोज। अगर तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन अगर आप वो कैलोरीज इस्तेमाल कर देते जी, आपका वजन आपकी बॉडी के लिहाज से फिट है, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जितना मर्जी खाएं। कोई भी चीज ऐसी नहीं अल्लाह मियां ने बनाई कि जो जो जहर है वो तो है ना, बाकी आप खाएं, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट फिर ठीक है कि खाएं जो मर्जी, लेकिन उसको यूटिलाइज फिर अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर लें हम। ठीक है, तो वो सिस्टम हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं कर रहा होगा, हमारी आर्टरीज ब्लॉक अगर हो रही होंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा, बेशक हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। वो हमेशा जब भी आप इसको, मैं इसको सेविंग बोलता हूँ, ठीक है, कि आपने 4000 कैलोरीज खाई हैं, 2000 इस्तेमाल की हैं, अब 2000 आपकी सेविंग में चली गई हैं। हमारा ब्रेन इतना प्रिमिटिव है, वो ये समझता है कि कल को शायद फैमिन, कल को कैथ ना पड़ जाए, तो उसको यहाँ पे उसको इकट्ठा करना है, फैट बनानी है। ठीक है। जैसे ही जैसे कोलेस्ट्रॉल आपके आए होंगे, कोलेस्ट्रॉल प्लैक में, स्मोकिंग प्लैक ट्रिगर करती है, ठीक है, ग्लूकोज पार्टिसिपेट करती है इसमें, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वेसल्स को इंजर करती है इनसाइड, जहां से प्लैक ट्रिगर होता है, ठीक है। ये चीजें अगर कंट्रोल रखी जाए, आपकी शुगर कंट्रोल हो,
भले आपको ग्लूकोज है, अपना डायबिटीज़ है, आपकी शुगर कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल रहे, आप नॉर्मल जो आपकी तभी जिंदगी थी वो रह सकते हैं। ठीक है। और 80-90 मेरी वालदा, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, और पिछले 20-30 साल से चीज़ माशाल्लाह 85 कंट्रोल है, और वो चीज़ें भी मॉडरेशन में इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के लिए इशू कुछ क्रिएट हो गया, जिनकी आर्टरीज में थोड़ी सी ब्लॉकेज है, कोई ऐसी खुराक, कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि बहुत से हम देसी टोटकों की तरफ भी जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करके उसको क्लियर किया जाए? जाहिर बात है प्रोसीजर्स भी साथ साथ होने चाहिए, डॉक्टर का भी मशवरा होना चाहिए, मेडिसिन भी होनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन आज तक ऐसी नहीं बनी जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को कम करे, ठीक है, या ख़त्म करे। अच्छा, ठीक है। डिजॉल्व करने वाली कोई चीज़ नहीं, कोई दवाई नहीं बनी दुनिया। ठीक है। अब ये देसी टोटके, आप लहसुन खाएं, आप फलां खाएं, उसकी मैं अक्सर एक फ़नी मिसाल देता हूँ। हमारे आज़ाद कश्मीर का समानी का एक बंदा था, उसने अखबारों में भी इश्तिहार दिए हुए थे कि अगर आपको हार्ट अटैक हो मेरे पास आए, फक्की लें, दम करवाएं, आप बिल्कुल ठीक है। जब उसको खुद हार्ट अटैक हुआ, कराची आ गया था सर्जरी करवा। ठीक है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया हार्ट सर्जन डॉक्टर परवेज चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। दिन आज ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। ऑटिज्म डिसऑर्डर एक ऐसी दिमागी हालत का नाम है जिसके असरात ताउम्र बरकरार रहते हैं। उमूमी तौर पर ऑटिस्टिक अफराद में दुनिया देखने, इर्द गिर्द का माहौल समझने, लोगों से घुलने मिलने और बातचीत की सलाहियतें मुतासर होती हैं, या फिर इनका सिरे से ही फुकदान पाया जाता है। स्पेक्ट्रम से मुराद हर ऑटिस्टिक बच्चे में अलामात और उनकी नौइयत का मुख्तलिफ होना है। निज दिमाग पर ऑटिज्म के असरअंदाज होने की शिद्दत जो कम ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऑटिस्टिक बच्चे ऑटिज्म के साथ दीगर कौन से तिब्बी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, आज इस अहम और काबिल इलाज बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अक्सा हारिस साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए हमें बताइएगा कि ऑटिज्म बीमारी असल में क्या है, और ये बीमारी बच्चों में किन वजूहात की बिना पर जाहिर हो सकती है? देखिए, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके कोर सिम्टम्स में आता है कि बच्चे का रिस्पॉन्स टू नेम एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, बच्चे के अंदर इमिटेशन स्किल्स लैक करी होती हैं कि बच्चे के सामने अगर आप क्लैप करेंगे तो वो उसको इमिटेट नहीं करेगा, या कोई और दूसरा जेस्चर है वो उसको इमिटेट नहीं करेगा। बच्चे का आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, बच्चे में कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं होती, बच्चे का सोशलाइजेशन पुअर होता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी की बहुत इश्यूज होते हैं। लाइक वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, तो वो या तो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई ऐसे बच्चों में। इसके अलावा बच्चों के अंदर आप स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स नोटिस करेंगे कि बच्चे का रॉकिंग बिहेवियर होगा, हैंड फ्लैपिंग होगी, बच्चा कानों पे हाथ रख लेगा, कोई भी शोर सुनाई दिया जाएगा, इवन कि डोर बेल हो गई, अगर घर में ग्राइंडर की आवाज़ भी होगी तो उस पर भी वो कानों पे हाथ रख लेगा, उसके शेडोज़ के साथ खेलेगा, चीज़ें बार बार लाइन अप करेगा, स्पिनिंग बिहेवियर होगा बच्चे का। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि ये ऑटिज्म के फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं, तो हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। आपने बात की है वजूहात की, तो एक बड़ी वजह मेनली तो जेनेटिक कॉज डेफिनेटली है। तो दूसरी जो वजह वो स्टैटिक मीडियम है, जो एक्सेसिव यूजेज फ़ोन का, टीवी का, जितना भी स्क्रीन टाइम होता है उसका जो एक्सटेंसिव रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑटिज्म के फीचर्स को डेवलप करने में। अगर हम जेनेटिकली बात करें तो जिन जीन्स में अगर हम फैमिली हिस्ट्री लें तो साइकेट्रिक इलनेस होती है, या फिर आपको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स नज़र आएंगे जिसमें बच्चा जो है वो या तो ब्रेन इंजरी होगी, या फिर बच्चे की बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन की वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो उनसे होती हैं कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चा ऑटिज्म की तरफ चला जाता है। एंड ऑल्सो फैमिली मैरिजेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस चीज़ में। ठीक है। और जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म के अलावा दीगर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
देखिए, जो दीगर बीमारियां हो सकती हैं उसमें आ सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आती भी है ऑटिज्म के साथ और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं भी आती है। इसके अलावा अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हट के देखें तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जिसमें डिसकैल्कुलिया के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिस्लैक्सिया के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिस्ग्राफिया के प्रॉब्लम्स कि बच्चा पढ़ नहीं सकता, रीडिंग नहीं कर सकता, स्पेल नहीं कर सकता, बच्चा कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैथ्स में उसको प्रॉब्लम होती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चे के मोटर स्किल्स जो उनसे वो इफेक्ट होती हैं। आप देखेंगे ऐसे बच्चे टिप टो पे वॉकिंग कर रहे होंगे और इन बच्चे क्लमजी होते हैं ऐसे बच्चे। या अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे बच्चों की को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके स्टमक में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है या उनके स्लीप में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑटिज्म के साथ को अकर कर सकती हैं। ठीक है, और ऑटिज्म में मुब्तला जो बच्चे हैं उनको वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना आप ये देखती हैं कि ये मुमकिन है? कितना उस पर काम करने की ज़रूरत होती है? उसका तरीका इलाज क्या होता है? देखिए, हम बच्चे को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन उसमें सबसे पहले पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स डिनायल में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस फेज में आने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो ट्रीटमेंट को अप्रोच नहीं कर पाएंगे और रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक। सेकेंडली ये है कि आपको जब पेरेंट्स हैं बच्चे को लेके आते हैं तो बच्चे की हम सिम्टोमोलॉजीज देखिए, पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पेरेंट्स आते हैं वो आके ये बात कहते हैं कि ये हमारा बच्चा महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा या साल में। नहीं, ऐसा नहीं है कि साल में ठीक हो जाएगा या 2 साल में, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए कोई दवाई तो अभी तक इजाद नहीं हुई कि हम कोई दवाई देंगे तो ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इसके लिए हमें थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस देनी पड़ेंगी जिसमें हम बहुत सारे स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। लाइक सबसे पहले AB होती है, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हम ऑन बोर्ड लेते हैं, फिर हम स्पीच पैथोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड लेते हैं, OT स्पेशलिस्ट को लेते हैं कि उनकी सेंसिटिविटी इश्यूज़ के ऊपर काम किया जाए, उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये सब मिल के कोलैबोरेटिवली ये सब मिल के काम करते हैं जिसके बाद रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, और इसमें आप वालिदैन का रोल किस तरह से देख रही हैं? वालिदैन किस तरह से इसमें एडप्ट कर सकते हैं? वो क्या कोशिश कर सकते हैं? देखिए, वालिदैन को सबसे पहले तो वही एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस होगी तो वो अपना रोल प्ले करेंगे। पेरेंट्स खुद भी अपने बच्चे के बेस्ट थेरेपिस्ट बन सकते हैं। पहले तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि ऑटिज्म होता है क्या, उनमें अवेयरनेस ही नहीं होती। जब वो अवेयरनेस आती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हमारे लोग क्या कहेंगे, ये जो स्टिग्मा है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे को लेबल कर देंगे। तो वो चीज़ पेरेंट्स को पहले तो अप्रोच नहीं करते वो डॉक्टर्स को, लेकिन जब वो अप्रोच करते हैं उसके बाद उनको काउंसल करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पेरेंट्स के लिए ये बात है कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चे की थेरेपी कर सकते हैं, बेस्ट थेरेपिस्ट बन सकते हैं, लेकिन वो तभी बन सकते हैं जब वो डॉक्टर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग्स करें, डॉक्टर्स की बात को समझें और इसको बहुत कामली लेके चलें। क्योंकि अगर वो ये सोचेंगे कि नहीं इसका तो कोई आउटकम ही नहीं निकलेगा तो हम अपने बच्चे के ऊपर क्यों मेहनत करें, तो उससे ये होगा ना बच्चा आगे बढ़ पाएगा, ना पेरेंट्स को होप आएगी और वो चीज़ें जो उनसे वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएंगी। ठीक है, और ट्रीटमेंट आप यही कह रही हैं कि कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं है, जो भी तरीकाकार है वो थेरेपी के थ्रू ही है? अभी इसकी बिल्कुल थेरेपी के थ्रू है। अभी इसकी कोई मेडिसिन इजाद नहीं है। हो सकता है कि कमिंग डेज में कोई मेडिसिन इसके लिए आ भी जाए, लेकिन अभी सिर्फ थेरेपीज़ ही हैं जिनकी बेसिस पे हम बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं और उनको उनके सिम्टम्स के ऊपर काम करके उन्हें रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल गोइंग भी हैं, स्कूल क्या वो इजीली जा सकते हैं? स्कूल वाले किस तरह से उन्हें ट्रीट करें कि उनके लिए मज़ीद आसानी क्रिएट हो? देखिए, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तो वो बच्चा ना तो खुद लर्न कर पाएगा और उसकी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे को 1-to-1 अटेंशन की ज़रूरत होती है। उसका रॉकिंग बिहेवियर होता है, उसके फ्लैपिंग हैंड मूव्स होते हैं, उसकी डिफरेंट तरह की और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, उसकी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में ऐसे बच्चों को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नॉर्मल बच्चा भी इफेक्ट होगा और ये बच्चे भी इफेक्ट होंगे। तो इनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं जहाँ पे इनको 1-to-1 टाइम दिया जाता है, इनके ऊपर काम किया जाता है और ये फिर बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा ज़हीन भी होते हैं और सबसे डिफरेंट तो ऑब्वियसली वो होते ही हैं। जी बिल्कुल।
ऐसा भी है बिल्कुल। ऑटिज़म एक मैनेजेबल डिसऑर्डर है। ऐसा है कि जो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये कोमॉर्बिड ज़रूर है, लेकिन ऑटिज़म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आपस में कोई लिंक नहीं है। वो ऑटिज़म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, आप ऑटिज़म के जो बच्चे आप उनको देखेंगे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। उनके ऊपर काम करके, उनको ट्रेन करके उनकी स्किल्स को एनहांस किया जा सकता है, और वो नॉर्मल बच्चों से एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन वो बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की पावर होती है वो ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम दूसरे ममालिक को डिस्कस करें, हम हॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, बहुत सी फिल्में इस मौजू पर बनाएंगी जिनका मकसद सिर्फ यही था कि बच्चे को किसी ना किसी तरीके से समझा जाए। हमारे यहाँ इस तरह की कोई कोशिश नहीं होती। नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स भी इंकरेज हों, अवेयरनेस आए, और जब अवेयरनेस आएगी तभी हम बच्चे के ऊपर काम कर सकेंगे। पेरेंट्स को पता चलेगा कि क्या हम उनके बच्चे के अंदर क्या स्किल्स हैं जिनको एनहांस किया जा सकता है, उनको हेल्प आउट किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ को होना चाहिए, और क्योंकि इससे इंकरेजमेंट होती है, बच्चे को हम आगे लेके जा सकते हैं एज क्लोजर टू द नॉर्मलाइजेशन एज सून एज पॉसिबल हम लेके जा सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रही हैं, जैसे आपने कहा कि एक स्पेशल या अलग से स्कूल होने चाहिए इन बच्चों के लिए भी, तो डू वी हैव इनफ स्कूल्स इन पाकिस्तान फॉर दीज किड्स? और यस, अब तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, स्पेशल स्कूल्स हो गए इन बच्चों के लिए जहाँ पे इनको हेल्प आउट किया जाता है। अब हर डिफरेंट शहरों में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, और बच्चों की तादाद और पेरेंट्स के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स में अब अवेयरनेस भी आ गई है। वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेज भी रहे हैं और उनके ऊपर काम किया जा रहा है, और उनकी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस किया जा रहा है। तो वो बच्चे जो उनसे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वही बात है कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, कि आप जितना जल्दी रिकवरी की तरफ ट्रीटमेंट को अप्रोच करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी पॉसिबल होगी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने शुरू में भी कहा कि जेनेटिकली एक तो ये एक इशू क्रिएट होता है, और जो दूसरा इशू है वो फिर हम देखते हैं कि जो हमारा बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से भी वो इस मसले का शिकार हो जाते हैं। तो कहाँ पर हमें एक आइडिया मिल सकता है कि बच्चा अब इस तरफ जा रहा है? वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। बानी PTI ने लाहौर में जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बॉम्ब फेंकने का एतराफ़ कर लिया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सहाफ़ी ने सवाल किया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब देखे गए। इस पर बानी PTI ने एतराफ़ किया कि पेट्रोल बॉम्ब हमने जमान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए गए। सहाफ़ी ने मज़ीद सवाल किया कि वीडियोज़ मौजूद हैं, मकामी ओहदेदार पेट्रोल बॉम्ब हसास इमारतों पर फेंक रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार पेट्रोल बॉम्ब फेंकने में मुलव्विस है तो फिर उसे कड़ी सजा दी जाए। एक और सवाल के जवाब में बानी PTI ने कहा कि CCTV वीडियोस निकालें और देखें कि उसमें कौन लोग मौजूद हैं। ISPR ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि 9 मई को हमारे 16 लोग शहीद हुए। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर आपके 16 लोग शहीद हुए तो फिर PTI ने नाम क्यों जारी नहीं किए। बानी PTI ने कहा कि पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि वो इस हवाले से कोई बात ना करें। सहाफ़ी ने मज़ीद सवाल किया कि क्या शेख मुजीबुर रहमान अब भी आपके हीरो हैं, जिस पर बानी PTI का कहना था कि शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक जो बात की वो हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी, मेरी नहीं। हसीना वाजिद फरार हुई, खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ फरार ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुतालबा है कि मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम ECL पर डाला जाए। उनसे सवाल किया गया कि शहबाज गिल, मुराद सईद, कासिम सूरी, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर फरार हुए, उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाते। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अदालतों से डर नहीं लगता, यहाँ ट्रायल नहीं होता बल्कि यहाँ वीगो डाला आ जाता है। जबकि एक बार फिर बानी PTI शेर अफजल मरवत के हवाले से सवाल पर जवाब दिए बगैर ही चले गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइल को उसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से में इसहाक़ डार का कहना था कि फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत पूरे खत्ते को लपेट में ले सकती है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की।
तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल ने कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में गुज़श्ता 9 माह से जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने मौजूद है। इसराइल गजा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसहाक डार ने कहा कि इसराइल ने गजा में स्कूलों, अस्पतालों, इमदादी काफलों और पनाहगाहों को भी निशाना बनाया। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर जाने वाली इमदाद भी रोक रखी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में जंग बंदी का हम मुतालबा करते हैं। उम्मत मुस्लिमा को OIC से बहुत सारी तवक्कुआत हैं। दुनिया को इस वक्त जंग नहीं बल्कि अमन की ज़रूरत है। इस हवाले से हम मज़ीद भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे और इस पर जो एनालिस्ट है उनका तज़िया भी आपसे लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। बानी PTI ने लाहौर में जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का एतराफ़ कर लिया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है और सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बम देखे गए हैं। इस पर बानी PTI ने एतराफ़ किया कि पेट्रोल बम जो थे उनका इस्तेमाल सिर्फ जमान पार्क लाहौर में ही किया गया था और कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जिस पर सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि मकामी ओहदेदार पेट्रोल बम हसास इमारतों पर फेंक रहे थे। उस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ मशरूत माफ़ी का ऐलान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तनकीद का सिलसिला है वो भी जारी रहता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देखते हैं कभी इनकार किया जाता है, कभी इस बातों का इकरार भी किया जाता है कि जिस तरह से सानिया 9 मई हुआ है, और फिर भी ये कहा जाता है कि किस चीज़ की माफ़ी मांगें, और अभी कह रहे हैं कि मशरूत माफ़ी का जो ऐलान है वो हम तो कर देते हैं लेकिन उससे पहले हमें एविडेंसेस फराहम किए जाएं। बहुत शुक्रिया। एविडेंस तो पूरी दुनिया के पास है। एविडेंस तो बच्चे बच्चे ने देखी है। जिस पेट्रोल बम का आज एतराफ़ किया गया, जब ये पेट्रोल बम फेंक रहे थे तो उस वक्त कहते थे कि नहीं, ये तो उनके लोग हैं और हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। 9 मई के सबूत अब मांग रहे हैं, लेकिन 9 मई तो सबूत पड़े हैं ना। वो वीडियोस जो नेट पे चढ़ी, इनके अपने लोग बातें कर रहे थे, वो वीडियोस जो पेशावर का रेडियो पाकिस्तान जलाने की वीडियोस हैं, वो वीडियोस जो कोर कमांडर हाउस या जिन्ना हाउस लाहौर जलाने की वीडियोस हैं, वो वीडियोस जो GHQ के सामने हंगामा रही या वहाँ भी कुछ बोतलें फेंकी गई थी, वो वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले इनकार क्यों और अब इकरार क्यों? यानी पहले कहते थे कि हमसे माफी मांगी जाए और बार बार कहा गया कि 9 मई इन लोगों ने किया है हमें बदनाम करने के लिए। आज कह रहे हैं कि नहीं, पेट्रोल बम जमान पार्क में इस्तेमाल जो किए गए उनके खिलाफ तो आप खुद FIR फिर दर्ज करवाए ना, जब आप तस्लीम कर रहे हैं, जब आप मान रहे हैं कि हमारे घर से पेट्रोल बम बरामद हुआ, पेट्रोल बम मारे गए, तो क्या आपने उन लोगों को हवाले किया? आपने आइडेंटिफिकेशन की? बाकी तो चले ओहदेदार हैं, लेकिन बात यह है कि जो कोई भी क्राइम हो और इस तरह का क्राइम हो जो स्टेट के खिलाफ हो, जो रियासत के खिलाफ हो, जो रियासती इदारों के खिलाफ हो, जो दिफाई तनसीबात के खिलाफ हो, वो ऐसे नहीं होता कि कोर्ट खड़ा हुआ और उसने अचानक एक दिन 9 मई को ऐसा कोऑर्डिनेटर था कि जहां जहां दिफाई तनसीबात आते हैं वहां पे अटैक हुआ। तो किसने प्लान किया? नंबर 2, किसने फाइनेंसिंग की उसकी? नंबर 3, कौन अबैटर था? सिर्फ एग्जीक्यूशनर का कह देना कि वो भी अगर हमारे कोई ओहदेदारान हैं तो आप बताएं, हम उनको सजा दे देंगे। तो बाकी लोग कौन थे जो लेके चले थे लिबर्टी मार्केट लाहौर से, जिनको कोर कमांडर हाउस तक ले जाया गया? वो तो आपके अपने लोग लेके जा रहे थे। इसलिए खाली ये कह देना कि हमें सबूत हैं। अलबत्ता ये नई बातें हैं कि पेट्रोल बम हमारे लोगों ने मारे थे, ये नई बातें हैं कि हम मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वक्त आ रहा है कि जब ये मशरूत का लफ्ज हट जाएगा, अगले अल्फाज बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन पराचा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर एक चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है, पेट्रोल बम जिस तरह से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, मशरूत माफ़ी की इस वक्त बात की जा रही है, साथ ही साथ फिर हम ये देख रहे हैं कि सबूत भी आप कह रहे हैं कि मौजूद हैं, इदारों के पास मौजूद हैं, फिर जो केसेस चल रहे हैं उन पर हतमी फैसला सामने क्यों नहीं आता? 2 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हर बंदा वैसे तो अदालतों पे बात करता है, लेकिन अदालती निज़ाम सबको मालूम है कैसा है, कितना स्लो है, कितना फ्लॉज हैं,
और किस तरह से मैनूवरिंग हो जाती है जी। सारे केसेस उसी अदालती निज़ाम के पास आने हैं ना। ये तो नहीं हो सकता एक अदालती निज़ाम एक हवाले से बहुत आगे बढ़ जाए। जैसे तनकीद होती रही कि इनके हर केस की जमानत हो जाती है, इनको बुलाकर अदालतें कहती थी कि अच्छा हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अभी से लाहौर से नहीं निकले हम रात को 12 बजे तक बैठे हैं। ये मैं अदालतों की बात कर रहा हूँ जी। दूसरा जी। पहलू बड़ा अहम है, ये जो 9 मई वाला है उसको प्लीज जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। 102 103 लोगों को मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ जब मिलिट्री एक्ट 1952 में अमेंडमेंट करके सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में शुरू करने का कानून पास हुआ। वो फिर यही लोग लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस अता बंदयाल वाली अदालत ने उस कानून को स्क्रैप कर। लेकिन फिर दिफाई इदारों, कुछ सूबाई हुकूमतों, वफाक ने उस अदालती फैसले के खिलाफ अपील की और उस अपील को एक्सेप्ट करते हुए अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि उन 102 या 103 लोगों के ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट जारी रख सकती है, लेकिन जिनको सजा देनी है उनका ऐलान नहीं किया जा सकता। ये जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि सजा क्यों नहीं दी जा रही, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट कल उस स्टे को खारिज कर देती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल करने की इजाजत दी गई वो ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस सिलसिले में अंसार अब्बासी साहब की एक खबर भी आई थी जंग अखबार में, उनकी खबरें सही होती हैं, ये खबर भी सही होगी। लेकिन चूंकि अदालत की तरफ से स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इस वजह से ये मामला रुका हुआ। ठीक है। अच्छा प्राचा साहब, सवाल जब किया गया बानी पीटीआई से कि आपके बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो कि भागे हुए हैं, तो उस पर वो ये जवाब दे रहे हैं कि हमें अदालती ट्रायल से तो कोई डर नहीं है, लेकिन फिर एक वीगो डाला आ जाता है जो फिर आपको उठाकर लेके जाता है। लेकिन उससे ज्यादा, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अदालतों की तरफ से जितना रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी पीटीआई को मिला है शायद ही किसी को मिला हो, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि जो हमारे रहनुमा भागे हुए हैं वो वापस नहीं आएंगे, किसी भी ट्रायल का सामना करने की पोजीशन में भी हम नहीं हैं। नहीं, ये जिनको अदालतों से रिलीफ मिला ये कौन? मसलन शहरयार आफरीदी किस के हुक्म पे रहा हुआ, मसलन अली मोहम्मद खान साहब किस के हुक्म पे रहा हुआ, मसलन अभी सनम जावेद किस के हुक्म पे रहा हुई, हालांकि उसकी वीडियो 9 मई की है। आलिया हमजा काली गुजरावाला जेल से रिहा हुई हैं, वो किसके हुक्म पे? अदालतों के हुक्म पे रिहा हुई है। ये ब्लैंकेट कह देना, मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, हमारे सिस्टम में लाख फ्लॉज होंगे, लाख प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन ये रिलीफ लेने वाले तो हमारे सामने हैं। खुद खान साहब को भी तो अदालतों ने 2-3 जो केसेस हैं उनमें बरी कर दिया या सजा मुअत्तल कर दी। तो ये कहाँ से हो रहा है सारा? ये सिर्फ ये है कि कुछ कार्ड बचा के रखने हैं कि जी हमने इनको अभी शो नहीं करना, लेकिन जो भागे हुए हैं वो ट्वीट्स तो कर रहे हैं, वो इंसाइटमेंट तो कर रहे हैं पूरी तरह। ठीक है। अच्छा प्राचा साहब, बांग्लादेश में हमने देखा है कि हिस्टोरिकल वाकया हुआ कुछ रोज पहले, बांग्लादेश की तारीख के लिए वो वाकया दुरुस्त होगा या गलत होगा ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस वाकये को लेकर पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा जो जज्बात हैं वो नेगेटिव हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो ये कह रहे हैं कि उस तरह का कोई वाकया फिर पाकिस्तान में रूनुमा ना हो जाए। जो हुक्मरान हैं उन्हें सोचने की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें सोचने की जरूरत है, नहीं तो जो शरीफ बरादरान हैं या आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्हें तो एयरपोर्ट जाने तक की भी मोहलत नहीं मिल सकेगी। तो किस तरफ सिचुएशन को लेके जाना चाह रहे हैं? हाँ, अभी कल की बात है, चंद हफ्ते हुए हैं कि शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान उनके नाम के तो तराने बजाए जा रहे थे। उनकी ट्वीट तो खान साहब ने खुद की थी और शेख मुजीबुर रहमान को तो हीरो माना जा रहा। आज ऐसा क्या हुआ कि आज शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद की एक बैड एग्जाम्पल यहाँ दी जा रही है। मैं लफ्ज बैड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी जैसे वो भागी है ये तो भाग भी नहीं सकेंगे, यही है ना मतलब इस चीज का। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख मुजीब जो 2 महीने पहले हीरो था, वो जनरल याह्या खान को गद्दार करार दिया गया था उसमें, और इसमें शेख मुजीब को हीरो करार।
कल का हीरो आज आखिर क्यों विलन बन गया इनकी नजर में? यही वो प्रॉब्लम है जिन्होंने हमारी पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी ये इस तरह का गंद घोला हुआ है। ये वो चीजें हैं कि आपका एक नुक्ता नजर आज है, कल कोई डेवलपमेंट हो जाए आपका नुक्ता नजर दूसरा है। यही साइफर के साथ हुआ। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जितना नुकसान साइफर के वजह से हुआ, फॉरेन पॉलिसी सबकी होती है, किसी गवर्नमेंट की नहीं होती। वो रियासत पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ ये फॉरेन ऑफिस वालों ने अपनी ब्रीफिंग में बताया, बार बार कहा कि ये साइफर वाला मामला खत्म करें। तो यही चीजें हैं जो पहले भी मुल्क को नुकसान पहुंचाई हैं जिन्होंने, और अब भी वो इस तरह की चीजें, कल हीरो थे आज जीरो हो गए। ये तो जरा एक्सप्लेन कर दें खुद ही। ठीक है, अच्छा जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें, लेकिन जब फिर हम बानी पीटीआई के फॉलोअर्स को देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को देखते हैं, वो तो अंधाधुंध यकीन करते हमें दिखाई देते हैं कि जो बानी पीटीआई कह रहे हैं वो किसी भी सूरत गलत हो नहीं सकता। उनकी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। कभी उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका की तरफ से हुकूमत गिराई गई है, फिर अमेरिका की तरफ से मदद के भी ख्वाहा हमें वो दिखाई देते हैं। उनकी पूरी जो पार्टी है वो खतूत लिखती दिखाई देती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो उनके फॉलोअर्स हैं, ये उन्हें रेक्टिफाई करने में क्यों प्रॉब्लम है? ज्यादा प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे है, और सोशल मीडिया पे मल्टीपल टेंस ऑफ थाउजेंड जो है वो फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। और ये जो 10-15 साल पीछे प्रोपोगेंडा होता रहा, 2011 के बाद एक ही प्रोपोगेंडा हुआ ना, और वही प्रोपोगेंडा था कि बाकी सब खराब हैं और सिर्फ ये ठीक है। यही प्रोपोगेंडा हुआ कि बाकी सब करप्ट हैं और ये सादिक और अमीन है। जब इस तरह से 15-20 साल में पूरी जनरेशन को उठाया गया, उसके नतायज यही आना थे। लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया का नेटवर्क टूट रहा है, अब ये ट्रूथ सामने आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रही हैं, तो इससे फर्क तो पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, कितना आगे चलेगा मामला, ये जितना जितना काउंटर ट्रूथ आती जाएगी ये मामला उस वक्त जाकर नीचे आएगा। वरना 15-20 साल आप कहें कि एक इमारत खड़ी की गई है और लम्हे में गिर जाए, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, और आपको लगता है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, हुकूमत की इत्तेहादी जमात के दरमियान? किस तरह से तमाम चीज़ें आपको लगता है कि सॉर्ट आउट हो सकती हैं? राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है वो मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह की कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट ये भी थी कि जब हम पहले भी हुकूमत में थे तब ये मुज़ाकरात नहीं करते थे, जब हम अपोजिशन में चले गए तब भी इन्होंने कभी मुज़ाकरात नहीं किए। आज एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून हुकूमत में मौजूद है, मुज़ाकरात की कहते हैं। हम जब भी बात करते हैं हमें गालियाँ सुनने को मिलती हैं। दो ट्रैक्स पे तो ऑलरेडी खान साहब खुद एतराफ या इकरार कर चुके हैं। नंबर 1, वो बार बार कहते हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, जी जहाँ चाहे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। और दूसरा, अभी रिसेंट ट्रैक खोला है जिसको मैं बड़ा वेलकम करता हूँ, और वो ट्रैक है महमूद खान अचकज़ई साहब के जरिए। कि खुद पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने पिछले हफ्ते मेरे अपने ही शो में तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हाँ, अचकज़ई साहब ने कहा था कि दीगर सियासी जमातों के साथ मैं बात करता हूँ, जिस पर बानी पीटीआई खान साहब ने इत्तफाक किया है। अगर इनडायरेक्ट भी दूसरी सियासी जमातों के साथ रीच आउट कर दिया जाता है, मैं एक बात जरूर कर दूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में पीटीआई के वर्कर से लेकर उनके लीडर तक, उनके एक बंद कमरे की गुफ्तगू, होने वाली गुफ्तगू से लेकर जलसों तक, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन आज तो मौलाना साहब के गोडे पकड़े जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, उनसे माजरत की जा रही है। अगर ये तब्दीली आ सकती है तो फिर अचकज़ई साहब के जरिए अगर मियां नवाज शरीफ को रीच आउट किया जाता है, आसिफ अली जरदारी को रीच आउट किया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोशनी की किरण जरूर नजर आती है। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा हैं, उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। नैयर बुखारी ने कुछ रोज पहले कहा था कि अगर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हुकूमत किसी मुश्किल में है तो फिर हमें बताए, नहीं तो इंतखाबात की तरफ भी जाया जा सकता है। मंजूर वसान भी कुछ ऐसी बातें हमें करते दिखाई दे रहे हैं कि अगले जो दो ढाई माह हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनकी स्टेटमेंट जो एग्जैक्टली है वो ये है कि अदलिया इदारों और सियासतदानों के दरमियान वो महाज आराई देख रहे हैं। महाज आराई तो जारी है, और क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट में
आइन को रीराइट कर देती है एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए। 3 दिन का टाइम है और 15 दिन अदलिया अपनी तरफ से दे देती है। अदलिया तो आइन का एक कॉमा भी चेंज नहीं कर सकती। आइन बनाना, आइन में तरमीम करना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों पार्लियामेंट का अख्तियार है और किसी के पास ये अख्तियार नहीं है। अगर आइन को कोई मानता है और आइन को कोई नहीं मानता तो फिर ना अदलिया है ना कोई और इदारा। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन होना ये सियासी प्रोसेस का हिस्सा है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, ये पार्लियामेंटरी प्रोसेस का हिस्सा है। नैयर बुखारी साहब ने जो बात की वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहीं पे रिपोर्ट भी हुई, फिर बाद में उन्होंने क्लियर भी किया। हाजा आसिफ कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में ये लोग हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि अगर हुकूमत को खतरा है तो हमारे साथ शेयर तो करें, हम आईनी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है। और फराज साहब, रावलपिंडी में इस वक्त हम देख रहे हैं बिजली और महंगाई के हवाले से जो जमात इस्लामी पाकिस्तान का धरना है वो भी 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और फिर बार बार यही कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, पाकिस्तान के इमेज के हवाले से ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं कि एक पार्टी धरने पर बैठी हुई है, हुकूमत उसको सही तरीके से एंटरटेन फिर नहीं कर पा रही है, उनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे हैं या किसी किस्म की निगोसिएशन नहीं की जा रही हैं। फिर यही लोग अगर सड़कों पर आ जाएंगे, धरना शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, फिर जलाओ घिराव की सूरत हाल होती है, एहतजाज बढ़ जाता है, शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जल्दी स्टेप इन करे, इस मामले को भी जल्दी अच्छे तरीके से डील करे। आईपीपीज वाले जो इश्यूज आजकल हम देख रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। आवाम को एक रियल पिक्चर तो दिखानी चाहिए। जो जमात इस्लामी ने एक इशू पे धरना दिया है, किसी खास स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, किसी की जात के बारे में, किसी शख्स को रेड लाइन नहीं बनाया। जो अवामी इशू है इस वक्त बिजली का, तो ये तो बात अपनी जगह मुसलमा है। एक सियासी जमात अवामी मसाइल को लेकर आगे बढ़ी है। नंबर 2, मुज़ाकरात तो कल शाम को भी हुए, आज फिर भी शेड्यूल है, लेकिन मसले इतने ज्यादा हैं और मईशत से जुड़े हुए हैं कि सॉवरेन गारंटी दिए हुए हुकूमत आईपीपी का तो एग्रीमेंट्स रिवोक नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर रहते हुए दोनों साइड जो है वो तजावीज एक्सचेंज कर रही हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, एग्री करता हूँ कि ये जो स्ट्रीट्स वायलेंस है नजर आता है, ये मुल्क का परसेप्शन, मुल्क का इमेज खराब करता है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात किसी न किसी डायरेक्शन में आएंगे सामने और आगे का जो हल है वो दोनों फरीकैन मिलकर निकालें। ठीक है। अच्छा प्राचा साहब, OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इसहाक डार ने खिताब किया और उनका यह कहना था कि मुस्लिम ममालिक को यकीनी तौर पर अब कुछ करने की ज़रूरत है। जो उम्मत मुस्लिमा है वो OIC की तरफ देख रही है कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं ताकि फ़लस्तीन का जो एक मसला चल रहा है, गज़ा में जिस तरह से बर्बरियत जारी है, जितनी बेदर्दी से वहाँ पर इंसानों को शहीद किया जा रहा है, तो ये जो जारियत है अब पूरे ख़त्े में भी अब हमें देख रहे हैं कि नज़र आ रही है। जिस तरह से इस्माइल हनिया पर ईरान की हदूद में अटैक किया गया, उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया, स्टेट गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद थे, और यही कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ईरान भी अब रिटेलिएट करने जा रहा है, जिसके बाद खत्ते की जो सिचुएशन है वो काफी मुश्किल में भी पड़ सकती है। रशिया ने भी कहा है कि वो ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। इस तमाम तर सिनेरियो में आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान एक अहम हमसाया है ईरान का, पाकिस्तान पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती है? पाकिस्तान किस पोजीशन में इस वक्त खड़ा है? अगर खुदा न खास्ता ईरान जंग में जाता है या ईरान पर जंग मुसल्लत होती है तो पाकिस्तान पर तो असर पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। पहले ही अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान 40-45 सालों से इस मसले का शिकार है, अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, और अब अगर ईरान में एक और हमसायगी में जंग होती है तो बराह रास्त असर पड़ेगा। और इसलिए चाहे ईरान का न्यूक्लियर का मसला था, जब अमेरिका सदर ओबामा के दौर में जंग की तरफ बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान उस वक्त भी कहता था कि नहीं, फ्रीकैन जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल निकालें, और फिर आपको पता है JCO एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब सूरत हाल ज्यादा गंभीर है क्योंकि एक्टर बहुत ज्यादा है। रूस जो है वो यूक्रेन से तवज्जो हटाने के लिए वो मसलसल इस खित्ते पर नजर रखे हुए है। जब से गजा का मामला हुआ, गजा में इसराइली जारियत बढ़ी, बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन, नौजवानों को जिस बेदर्दी से नस्ल कुशी का शिकार इसराइल ने किया, तो तवज्जो इधर आ गई, यूक्रेन से हट गई।
और अब तो रशियन जो मिलिट्री प्लेन हैं वो भी तेहरान में लैंड कर रहे हैं। इट मीन्स के एस्केलेशन यानी कशीदगी मजीद बढ़ेगी। इस सूरत हाल में ईरान ने बहरहाल इस्माइल हानिया की शहादत के बाद एक डिप्लोमेटिक रास्ता ईरान ने चुना है। उन्होंने OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने की दरखास्त की। ईरान के कायम मकाम वजीर खारजा अली बाकर कानी ने वजीर खारजा नायब वजीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन भी किया था और इसी इजलास में शिरकत की दावत दी थी। एक वॉर यानी जंग के माहौल में एक डिप्लोमेटिक रास्ता ईरान ने चुनने की कोशिश की, क्योंकि जब 8, 10, 15, 20 वज़ीर खारजा मिलकर बैठते हैं तो उसको हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कहते हैं। और कल जितने भी तकरीरें हुई, सारी तकारीर में एक बात तो मुश्तरक थी कि असल मसला इसराइल का है, असल मसला इसराइली बमबारी है, असल मसला गजा और फलस्तीनियों को बचाना है, तो वो फौरी तौर पर उसका हल निकाला जाए। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान समेत जंग हो, और यही चीजें कल फोकस की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का। शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना दिल का, अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना दिल का, याद आता है हमें हाय ज़माना दिल का, अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना दिल का, अच्छी सूरत पे। निगहे यार ने की खाना खराबी ऐसी, निगहे यार ने की खाना खराबी ऐसी, ना ठिकाना है जिगर का, ना ठिकाना दिल का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सरताज हसन हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और वो सही कहते हैं कि जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है, और उसका अमली मुज़ाहरा भी हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो कि जब लाइव हमारे शोज़ में आते हैं या हम उन्हें लाइव भी सुनते हैं तो इतना सुर के साथ निभाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। सरताज से आपकी मुलाकात कराते हैं, बात भी उनसे करते हैं। सरताज, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। कब से मौसीकी का शौक़ है, कब से सीख रहे हैं? बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो है वो इंटर मैट्रिक के बाद जो है ना इसको फिर करना शुरू। कितने साल हो गए प्रोफेशनली आपको? प्रोफेशनली करते हुए 5-7 साल हो चुके हैं। 5-7 साल हो गए हैं, ठीक है। तो फैमिली में भी जी मेरे जो है ठीक है, मेरे फादर से है, ठीक है। और वैसे तो सारे उस्ताद होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में गए, वहाँ पे बड़े टीचर्स मिले, और जगह जगह मौसीकी के उस्ताद हैं, और उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, ठीक है, जिनको हम सुनते आ रहे हैं। ये हमारे वो उस्ताद हैं जिनको हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है और सीखा बहुत कुछ है ऐसी हस्तियों से। उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद कादर शगन साहब, ऐसे ये वो लोग हैं जिनसे हमने सीखा है, मिले नहीं है, ये हमारे वो उस्ताद हैं। और जो इनिशियली स्टेजेस पे जो मैंने म्यूजिक सीखा है कि म्यूजिक करते कैसे हैं, म्यूजिक है क्या, म्यूजिक है कि वो मैंने अपने फादर से तालीम। ठीक है, तो फादर ही आपको सिखाते रहे हैं शुरू से ही लेकर? बिल्कुल ठीक हो गया। और कितनी रियाजत फिर इसके लिए करनी पड़ती है, मतलब एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग तो इतनी प्रैक्टिस करते ही नहीं जितनी सुनी है। अच्छा, कि जो बड़े लोग थे, जो बड़े उस्ताद हुए हैं, वो कहते हैं कि वो 24-24 घंटे रियाजत करते थे। मैं एक बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, तो वो मुझे बता रहे थे कि बेटा जो बड़े लोग थे ना, वो रियाजत ऐसे करते थे कि रियाज करते करते सो जाते थे, और जब उनकी आंख हल्की सी खुलती थी ना तो फिर रियाज को शुरू हो जाता था।
अच्छा, तो मैंने भी सिर्फ इसलिए पूछा है क्योंकि देखें आपने बड़े बड़े नाम लिए हैं। जी जी, और ये वो तमाम लोग हैं जो कि आज हम हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तमाम लोग उनकी इंस्पिरेशन ही हैं और उन्हीं को फॉलो करते दिखाई देते हैं। तो ये लोग तो बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि आवाज को भी ये कहा जाता है कि आवाज को सेकना पड़ता है, उसको निखारना पड़ता है, उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। बस लगे हुए हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। जितना उस्तादों ने बताया कि ये करें, मेरे फादर ने मुझे जो बताया है उसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी बरकत जो है वो दुआ से है और अल्लाह की रहमत से है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अक्रॉस द बॉर्डर भी कोई सिंगर्स हैं जो आपको पसंद हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? क्रॉस द बॉर्डर उदित नारायण जी, ठीक है, सोनू निगम जी है, हरिहरन साहब हैं, ठीक है, फिर मोहम्मद रफ़ी साहब जो बड़े उधर के जो बड़े नाम हैं। बल्कि मौसीकी का तो कोई बॉर्डर आई थिंक सो नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये आर्ट का बिल्कुल ऐसी, क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है म्यूजिक जो है ना, ये एक सीक्वेंस है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये, तो ये हर जगह सेम है, कहीं डिफरेंट। वहाँ के भी हमने सिंगर्स देखे हैं, वो बहुत ज्यादा असर आते हैं। जो हमारे पास बड़े नाम मौजूद थे, हमेशा हमने देखा वो उनकी तारीफ करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि जो पाकिस्तानी मौसीकी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। असल में इसमें सूफीज़म का टच बहुत ज़्यादा है। इसमें सूफिया कराम का जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टच है कि हमारे जो है ना कवालियों में उधर म्यूज़िक जो है ना वो करते ज़रूर हैं, वो फिल्मी प्लेबैक करते हैं, गज़ल गीत। अब हमारे पाकिस्तान में जो म्यूज़िक है ना वो हर तरह का म्यूज़िक है, ठीक है, बिल्कुल, और वो वैरायटी है, बहुत पीक लेवल पे है। अब पाकिस्तान कवाली में अगर देखा जाए तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब के बाद दुनिया में कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल, सब कवाली कर रहे हैं, लेकिन कवाली में सबसे पहला नाम उस्ताद नुसरत अली खान साहब। तो गजल में देखा कुछ सुना दे फिर हमें। खान साहब को सुनाए जी। खत भेज दो, तुम न आओ तो खत भेज दो। सारे गरे गम गम पा मा गरे गरे नीरे सा सा नीरे सा 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 नीरे सा। तुम न आओ तो खत भेज दो, तुम न आओ तो खत भेज दो। कुछ तबीयत बहल जाएगी, आ भी जा रुत बदल जाएगी, आ भी जा। जबरदस्त। अच्छा जी, ये जो जॉनरा है सारा, जिसे हम गजल कहते हैं, क्लासिकल है या और डिफरेंट टाइप्स हैं म्यूजिक की, आपका इस तरफ रुझान क्यों है? क्योंकि यकीनी तौर पर यह ज्यादा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा कि सक्सेसफुल लोग वही हैं जिन्होंने मुश्किल को अपने लिए आसान किया है। ठीक है, तो बस यही सोच है कि इसको करना, और इसमें ओरिजिनलिटी है। ठीक है, इसमें रूहानी तस्कीन भी है, सुकून भी है। तो वो जो म्यूजिक आजकल चल रहा है वो समझ लें जिसको ये आता है ना उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल आसान है, और इसको सीखना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मुश्किल चीज की तरफ लोग आज आसानी की तरफ जाते हैं। ऑटो ट्यूनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका सहारा लेकर अपनी आवाज को निखारा जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इसलिए उनका वक्त भी तो थोड़ा है ना। ठीक है, ये बड़ी बात है। चंद एक साल जो है उनका गाना चलता है। अब ये गाना आप जरूरत बदल जाएगी, मैं समझता हूँ कि मेरे पैदा होने से भी पहले का। बिल्कुल ऐसी, और आज भी उसी तरह से, आज भी उसी तरह। अब तुम्हें दिल लगी, अब वेडिंग्स इवेंट्स होते हैं, कितना को हम लोग जो है वो आज का गाने सुनते हैं? नहीं,
हम कहते हैं भाई वो काली काली जुल्फों की सुनाओ, वो सुनाओ, मेरे रश्ते कमर सुनाओ, यही फरमाइशें होती हैं, यही फरमाइशें होती है। ये ना सुनाओ तो कहते हैं कवाली नाइट ही नहीं हुई। ठीक है, तो आप अब जो आपका फ्यूचर है उसको किस तरह से देख रहे हैं? फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं? फ्यूचर की कोई ऐसी कोई खास प्लानिंग तो नहीं है, क्योंकि मेरा सारा इन्हिसार म्यूजिक पे है। ठीक है। और ये ऐसी बेड़ी है, पार लगा दे तो हाँ बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट। तो बंदा जो है वो तो कहाँ तक अब देख रहे हैं अपने सफर को, जो अभी तक की जर्नी रही है वो कैसी रही है, वो कहाँ तक पहुंची है? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ये अगर मैं मेरी नीयत पे डिपेंड है ये सारा। मैं समझता हूँ मैं जितनी सिंसियरिटी से इसको करूँगा ये मुझे उतनी कामयाबी देगा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर मेहनत की है ना, तो मुझे गैब से भी आवाज़ें आई हैं कि आ जाएं, कि मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जिससे मैं लोगों से कांटेक्ट कर सकूं, लेकिन लोगों ने ढूंढ के मुझे बुला लिया है क्योंकि मैं इसके ऊपर मेहनत कर रहा था नीयत के साथ। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बिल्कुल इसमें पावर है म्यूज़िक में। बाकी छोटी उम्र बड़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें हो रही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इन बड़ी बातों ऑब्वियसली आपने अपने बड़ों से तमाम चीज़ें सीखी हैं, और वक्त से पहले कुछ नॉलेज जो है वो फिर इंसान के पास आ जाता है जब आप बड़ों के पास बैठ के तमाम चीज़ें सीखते हैं। तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन यंगस्टर्स के लिए जो म्यूज़िक साइड पर तो आना चाहते हैं, बट फिर हम देखते हैं कि वो इतने मुश्किल म्यूज़िक को नहीं सीखना चाह रहे हैं, वो उसमें एक आसानी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर वो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो फिर सब उनके लिए आसान है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया है। आजकल जो यंगस्टर्स म्यूजिक को करना चाहते हैं ना, वो चीज़ से नहीं भागेंगे। आप एनसीए में चले जाएं, बड़े जिन्हें मम्मी डैडी कहते हैं वो भी म्यूजिक को सीख रहे हैं। ठीक है। और जिन्होंने नहीं सीखना ना, वो हमारे फैमिलीज में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने म्यूजिक नहीं सीखा, उनका शौक नहीं है। एक होता है शौक और एक होता है पैशन। कुछ लोग पैशन पे जाके करते हैं म्यूजिक को, कुछ लोग सिर्फ फिल्म हल्का फुल्का सीख लिया। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हारमोनियम लेके ना घर रखे हुए हैं, लेकिन बजाते नहीं, टाइम नहीं है उनके पास। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो तरस रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बस यही बात है। चलें फिर कुछ हो जाए, कुछ सुनाएं हमें ज़बरदस्त। कुछ मेन स्ट्रीम जस्ट। जी ज़रूर। इंस्पिरेशन जो है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की है। ठीक है। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर में उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। बहुत शुक्रिया जी। सरताज हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ भी बढ़ना है, नहीं तो उनसे डिटेल में हम गाना पूरा भी सुनते हैं। अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, जो उन्होंने पहली बारी में ही 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, जिस पर उन्होंने अपनी कौम का शुक्रिया अदा किया और फाइनल में दुआओं का सिलसिला जारी रखने की अपील भी की है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें कि वो गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान के लिए लेकर आएँ। पेरिस में मौजूद पाकिस्तान के ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी, जिसमें उन्होंने कौम के लिए पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी है, आप सबकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। अरशद नदीम का कहना था कि मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो में फाइनल में रसाई हासिल कर ली है और ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में पहले ही थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर होगा। अरशद नदीम ने मजीद कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि फाइनल में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकूं। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के पहले मरहले में अरशद नदीम की तरह दीगर खिलाड़ियों ने भी पहले ही थ्रो में फाइनल में जगह बनाई।
पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के इब्तदाई राउंड में 32 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया और दोनों ग्रुप से टॉप 6 जेवलिन थ्रोअर फाइनल में पहुंच चुके हैं। आलमी चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर की थ्रो की और वो मजमूई तौर पर दोनों ग्रुप्स में सबसे बड़ी थ्रो करने में पहले नंबर पर रहे हैं। और हमारे